होती है तो वो चीज किसी को मिलती भी है, इसलिए हर खोने वाली चीज की कहानी के दो सिरे होते हैं। ओम से लड़ाई के दौरान आकाश के पास से नक्षत्र यंत्र कूड़े के ढेर के पास गिर गया था। अगली सुबह कूड़ा चुनने के लिए कुछ बच्चों का दल इस कूड़े के ढेर के पास आया। मोबाइल, वाह आज तो क्या मजेदार चीज मिली है, आज कुछ पैसे ज्यादा आ जाएंगे। कबाड़ी वाले को नहीं बेचूंगा, कुछ नहीं देगा, सीधे मोबाइल वाले की दुकान पर जाऊंगा और कुछ पैसों में बेच दूंगा। कूड़ा बीनने वाले 15 साल के एक लड़के ने धीरे से मोबाइल जैसे दिखने वाले नक्षत्र यंत्र को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उमंग, तुझे पैसे मिले हैं क्या? ग्रुप में आई एक छोटी बच्ची ने पूछा। अपने नाम की तरह ही अलबेली बातें करती है तू। अब वो दिन नहीं रहे कि कूड़े के ढेर में से पैसे मिले। लोग इतने कंजूस हो गए हैं कि नमकीन के पैकेट में एक दाना तक नहीं छोड़ते। उमंग ने हंसते हुए कहा। मैं अब घर जा रहा हूँ, शायद मेरा सिर दर्द हो रहा है। उमंग ने पीठ पर हाथ रखकर दर्द का बहाना किया। तेरा सिर तेरे पेट पर लगा है क्या? सिर की बजाय पेट पर हाथ रखकर बोल रहा है। साथ खड़े सुरेश ने उमंग की खिंचाई की, जिस पर बच्चों का दल हंस पड़ा। सिर दर्द है ना, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। उमंग की बात सुनकर बच्चे फिर से हंस पड़े। चलो चलता हूँ। उमंग अपना मैला कुचेला बोरा लेकर शहर की दूसरी तरफ बसी एक छोटी सी बस्ती में निकल गया। यहाँ 10-15 छोटे छोटे झुग्गी नुमा घर थे, जहाँ यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने छोटी मोटी परचून की दुकानें खोली थी, तो किसी ने घर में ही मुर्गी पालन किया हुआ था। इनमें से एक घर उमंग का था। उसकी उम्र 15 साल होगी, लेकिन जिम्मेदारियां उसकी उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी थी। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। आज बहुत जल्दी आ गया बेटा, दादी ने कमरे में आहट सुनकर कहा। हाँ, काम में मन नहीं लगा इसलिए आ गया, उमंग ने बहाना बनाया। खाना खाएगा? रोटी बना दूं? दादी ने बाजार का थैला उठाते हुए पूछा। नहीं, आप बाजार चली जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। बेटा कुछ तो खा ले, बाजरे की खिचड़ी बनाई है, दादी चहकते बोली। आप ही खाओ बेस्वाद खिचड़ी, मैं कोई कबूतर नहीं जो बाजरा खाता रहूं, उमंग ने मुंह बनाते हुए कहा। अब बेटा पकवान कहां से लाऊं तेरे लिए? दादी ने दुखी होकर कहा। रहने दो दादी, आप जाओ, मैंने कहा ना अभी भूख नहीं है, उमंग खाट पर लेटते हुए बोला। उमंग की बात सुनकर दादी बाजार चली गई। दादी के जाते ही उमंग ने अपनी जेब से उस मोबाइल जैसी चीज को निकालकर देखना शुरू कर दिया। उमंग ने आगे पीछे घुमाकर उस मोबाइल को देखना शुरू कर दिया। कुछ पुराना सा लग रहा है, उस हिसाब जोड़ने वाली चीज की तरह लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस पुराने से मोबाइल के कोई अच्छे पैसे देगा, फिर भी 100-200 तो मिल ही जाएंगे। 200 रुपए मिलेंगे तो आज चाउमीन, समोसे और रस मलाई लाऊंगा, दादी के साथ पार्टी करूंगा। अभी तो दादी बाजार गई है, अभी निकला तो बीच रास्ते में पकड़ लेगी, शाम को जाऊंगा। उमंग ने मन ही मन सोचा। एक बार देखूं तो कोई गाना वाना बजता है या नहीं, गाना चलाकर एक नींद मार लेता हूं। उमंग ने अपने फेवरेट रंग नीले रंग का बटन 2 बार दबाया। आप अगर सच में मायावी दुनिया में जाना चाहते हैं तो नीले बटन को एक बार और दबाएं। यंत्र से रोबोटिक आवाज आई। इस पुराने मोबाइल का सिस्टम कुछ अलग सा लग रहा है, बटन दबा कर देखता हूँ। एक बार और बटन दबाते ही उमंग के आसपास नीले रंग की रोशनी हुई और आकाश की तरह ही उमंग भी कई रंगों से गुजरता हुआ किसी और दुनिया में पहुंच गया। उमंग की आंखें खुली तो वो किसी ऐसी जगह पर था जहां ढेर सारे पकवान रखे हुए थे। दुकानें तरह तरह के खाने पीने की चीजों से सजी हुई थी। तालाब पानी से नहीं बल्कि शहद से भरा हुआ था। इस दुनिया में बने हर घर से किसी न किसी पकवान के बनने की महक आ रही थी। खाने पीने की इस नगरी में भला कोई इनके लालच से कहां तक बचा रह सकता है, इसलिए यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही मोटे दिखाई दे रहे थे। उमंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो अचानक कहां पहुंच गया है। उसने जमीन से उठकर देखा तो उसके हाथ में वही नक्षत्र यंत्र था। अरे ये भी मेरे साथ यहीं आ गया, इसे फिलहाल रख लेता हूँ। उमंग ने यंत्र को जेब में डाला और इस जगह को देखने के लिए निकल पड़ा। अगर ये सपना है तो फिर आज तक इसके जैसा स्वादिष्ट सपना नहीं देखा मैंने। उमंग ने मुस्कुराते हुए सामने रखी जलेबियों को लालच से देखा। देखते क्या है साहब, जलेबियां आपके लिए ही बनाई गई हैं, खाइए खाइए। दुकानदार ने बड़ा सा जलेबी का टुकड़ा उमंग की तरफ बढ़ा दिया। अरे ऐसे थोड़ा ना खाऊंगा, ये रबड़ी भी तो दो। उमंग ने कुल्हड़ में रखी रबड़ी की तरफ इशारा किया। हाँ जी बिल्कुल। दुकानदार ने उमंग को रबड़ी थमाई। उमंग जलेबी रबड़ी खाकर कुछ आगे बढ़ा। वहां उसने देखा कि हलवाई गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े तल रहा है। उमंग के मुंह में पानी आने लगा। उसने पनीर के पकौड़ों को चखने की इच्छा जताई। दुकानदार ने एक कटोरे में गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े पुदीने की चटनी के साथ रख दिए। उमंग ने पनीर के पकौड़े बड़े मजे से खाए।
इसके सामने कहां वो बाजरे की खिचड़ी। अच्छा हुआ कि वो बेस्वाद खिचड़ी खाकर पेट नहीं भरा मैंने। उमंग मनी मन हंसा और पकोड़े खाते खाते इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। आहा, राजमा चावल और बिरयानी, इनमें से क्या खाऊं, राजमा चावल या बिरयानी? उमंग ठेले पर सजी बिरयानी और राजमा चावल को देखकर ललचाने लगा। सोचना क्या है साहब, दोनों चीजें चख लीजिए। दुकानदार ने उमंग की दुविधा समझते हुए उसे सुझाव दिया। उमंग ने राजमा चावल और बिरयानी की दोनों प्लेटें उठाकर वहां पड़ी एक मेज पर रख ली और जल्दी जल्दी खाने लगा। इसी तरह कुछ और पकवानों का स्वाद लेते हुए उमंग पूरे शहर में घूमा। अब उमंग को प्यास लगने लगी। उसने आसपास मौजूद सभी दुकानों पर नजर दौड़ाई, लेकिन पानी कहीं नहीं था। उसने कई दुकानदारों से पानी के लिए पूछा, लेकिन पानी का नाम लेते ही सब इस बात को अनसुना कर देते। उमंग ने राह चलते हुए एक आदमी से पूछा, अंकल बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? ये बात सुनते ही वो आदमी बुरी तरह से हंसा और हंसते हंसते रो पड़ा। उमंग उस आदमी की अजीब हरकत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने उस आदमी से दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बिना जवाब दिए ही वहां से निकल गया। उमंग का गला सूखने लगा। उमंग को बहुत तेज प्यास लग रही थी। पानी की तलाश में उमंग तालाब की तरफ भागा, लेकिन तालाब में पानी की जगह शहद भरा हुआ था। उमंग बुरी तरह से डर गया। उमंग की आंखों में आंसू आने लगे। हैरानी की बात यह थी कि उमंग जब भी किसी से पानी मांगता तो लोग उस पर जोर जोर से हंसने लग जाते थे और एक सुर में गाने लगते थे, लालच की घाटी में फंस गया लालची हाथी। उमंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस बस, बहुत हुआ अब ये सपना, अब मुझे जागना ही होगा। दादी भी बाजार से नहीं लौट रही, जो मुझे जगाए, खुद को कैसे जगाऊं? अब लगता है कि प्यास के मारे मेरी जान ही निकल जाएगी। उमंग धीरे से खुद से बोला, क्या हुआ बेटा, क्या तलाश रहे हो? अचानक उमंग के कानों में आवाज गूंजी। उमंग पीछे मुड़ा तो डर के मारे चिल्ला पड़ा। सामने लोमड़ी का मुंह और इंसान के शरीर वाला एक अजीबोगरीब जीव खड़ा था। तुम कौन हो और लोमड़ी होकर बोल कैसे रहे हो? उमंग ने हकलाते हुए कहा, अपने अगले शब्द बहुत सोच समझकर बोलना बच्चे। उस अजीबोगरीब आदमी ने उमंग को गुस्से से घूरते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, शायद सपने में बड़बड़ा रहा हूँ। उमंग ने अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी। ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। तुम लालच की घाटी में आए हो। यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो भी तुम चाहते हो, लेकिन बस संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब बताओ तुम्हें चाहिए क्या? उस आदमी ने उमंग को घूर कर पूछा, मैंने यहाँ मौजूद हर चीज खाई, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, लेकिन अब मुझे प्यास लगी है और मैं पानी पीना चाहता हूँ। मुझे पानी चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। अगर पानी नहीं मिला तो तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। उमंग ने अपनी हालत के बारे में उस आदमी को बताया। तो फिर किसने कहा था लालच करने के लिए? भूख से ज्यादा खाओगे तो इसकी सजा तो मिलेगी ही। मैं तुम्हें पानी दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? उस आदमी ने जहरीली मुस्कान बिखेरी। मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे पानी दे दो प्लीज। उमंग ने प्यास से बेचैन होकर उस आदमी के पैर पकड़ लिए। मेरी बेटी भी तुम्हारी जितनी ही बड़ी हो गई है। काश। एक पल को उस आदमी का मन पिघल गया, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालता हुआ गरज पड़ा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि जितनी भी चीजें तुमने खाई हैं उसके लिए कीमत कैसे चुकाना चाहोगे? क्या है तुम्हारे पास देने को? यकीन मानो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। उमंग गिड़गिड़ाया। तुम कहां से आए हो और क्या करते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें मरना होगा। इस आदमी की बात सुनकर उमंग को अचानक ही याद आया कि कूड़े के ढेर के पास उसे वो अजीब सी चीज मिली थी जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है। उमंग तेजी से भागा। वो आदमी किसी जानवर के दांतों से बना एक हथियार लेकर उमंग का पीछा करने लगा। उमंग ने भागते भागते उस चीज को अपनी जेब से निकाला और फिर से नीले बटन को दबाना शुरू कर दिया। अचानक नीली रोशनी के साथ गायब होकर उमंग वापस अपनी दुनिया में लौट कर आ गया। घर में वापस आते ही उमंग ने बड़े प्यार से अपने घर की बदरंग दीवारों को निहारा और बिस्तर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उमंग के रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी दौड़ी हुई अंदर आई। बेटा कहाँ था तू? कब से तुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, बिना बताए कहीं मत जाया कर। दादी ने रोते हुए उमंग को गले से लगा लिया। नहीं जाऊंगा दादी, अब कभी लालच भी नहीं करूंगा। उमंग बड़बड़ाते हुए फिर से रोने लगा। उधर लॉकअप में आकाश बहुत ही परेशान था। उसने ओम को बता दिया था कि नक्षत्र यंत्र खो चुका है, लेकिन ओम को आकाश की बातों का यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि आकाश ने जानबूझकर नक्षत्र यंत्र कहीं छुपा दिया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मेरा यकीन कर। ओम, अगर किसी गलत आदमी के हाथ नक्षत्र यंत्र लग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आकाश ने ओम को समझाने की कोशिश की।
ठीक है, मान भी लिया कि नक्षत्र यंत्र कहीं खो गया है, तो हवालात में रहते हुए हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? ओम मुंह बनाते हुए बोला। ये तो मुझे भी नहीं पता यार। आकाश घुटने मोड़कर बैठ गया। तुम दोनों बाहर चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। कांस्टेबल ने आकाश और ओम को लॉकअप से बाहर निकाला। दोनों बाहर निकल कर गए तो सामने आकाश की माँ एक वकील के साथ खड़ी थी। माँ, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? आकाश ने हैरानी से पूछा। जहां तुम लड़ाई कर रहे थे, भीड़ में तुम्हारी सरला आंटी भी देख रही थी। उन्होंने मुझे आकर बताया कि तुम दोनों को लड़ते हुए देखा था। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि पुलिस तुम्हें लेकर गई है। आकाश की माँ की आवाज में नाराजगी झलक रही थी। पेपर वर्क पूरे हुए, आप लोग जा सकते हैं, और तुम दोनों फिर से ऐसी कोई हरकत मत करना। इंस्पेक्टर ने ओम और आकाश को चेतावनी देकर सभी को वहां से जाने का इशारा किया। उधर उमंग इस अजीब सी पनौती से बचने के लिए इसे बेचने के लिए पड़ोस की मोबाइल शॉप पर चल दिया। क्या कचरा लेकर आया बे? दुकान वाले ने पुराना मोबाइल देखकर उमंग को घूरा। मुझे तो कैलकुलेटर या पेजर टाइप चीज लग रही है, कहाँ मिला तुझे? दुकानदार ने मुंह बनाकर सवाल किया। रास्ते में पड़ा मिला है, उमंग ने झूठ बोला। चुरा कर तो नहीं लाया? दुकान वाले को शक हुआ। नहीं भैया, कसम से चुराया नहीं है, उमंग ने तेज आवाज में कहा। ठीक है, अब ज्यादा चिल्ला मत। पहले इसे खोलकर देखना पड़ेगा कि क्या चीज है और कितनी चलती हालत में है। तो शाम को आकर पैसे ले लियो, जितने भी बनेंगे। अभी के लिए फुटले। दुकानदार ने एक नजर मोबाइल को देखा और उसे काउंटर के अंदर बाकी खराब पड़े मोबाइल के साथ एक बॉक्स में रख दिया। ये सब होता ही नहीं अगर तूने शारदा मठ से नक्षत्र यंत्र चुराया नहीं होता, ओम ने आकाश को डांटा। यार, अब जो हुआ उसे कोई बदल तो नहीं सकता। अब बस तू भगवान से प्रार्थना कर कि हमें जल्दी से वो नक्षत्र यंत्र मिल जाए। आकाश ने ओम को समझाया। वैसे एक बात बता, तूने वो नक्षत्र यंत्र उस चुड़ैल के लिए चुराया था ना? ओम ने आकाश को घूरते हुए कहा। उसका नाम छाया है, तो अच्छा होगा कि अगर तू उसे नाम से बुलाए। आकाश ने ओम के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। उसने तेरा दिमाग खराब कर दिया आकाश, अभी भी वक्त है, समझ जा। उसने बस अपनी कहानी बताई है। कहानी? कौन सी कहानी? ओम को यकीन नहीं हुआ कि एक चुड़ैल की भी कहानी हो सकती है। हाँ, कहानी। अगर तू बिना जजमेंट के सुनेगा तो मैं तुझे उसकी पूरी कहानी बताऊंगा और तुझे तब समझ आएगा कि मैंने किन हालातों में नक्षत्र यंत्र चुराया है। आकाश ने ओम को बताया। कहानी जो भी हो, लेकिन इससे तेरी चोरी जस्टिफाई नहीं हो जाती। तेरे इस बिहेवियर से दादाजी बहुत नाराज हैं। उन्होंने भरोसा करके तुझे इतनी सारी विद्या सिखाई और तूने चोरी करके उनका भरोसा तोड़ दिया। ओम गुस्से में बोला। यार, तू पहले मेरी बात तो सुन। आकाश ने ओम को छाया की पूरी कहानी सुना दी। साथ ही उसे ये भी बताया कि उसे शारदा मठ जाकर क्या क्या बातें पता चली हैं। इन बातों को सुनकर ओम भी हैरान हुआ, लेकिन उसे फिर भी अपने दादाजी पर पूरा भरोसा था। फिलहाल इन बातों को छोड़कर उन्होंने नक्षत्र यंत्र तलाशने की ठानी। सबसे पहले हम उसी जगह चलते हैं जहां पर हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि लगता है कि हाथापाई के दौरान ही नक्षत्र यंत्र कहीं गिर गया होगा। आकाश ने अंदाजा लगाते हुए कहा, जिसे सुनकर ओम भी उस जगह पर चलने को राजी हो गया। रात के 10 बजे तक ओम और आकाश नक्षत्र यंत्र को यहाँ वहां तलाशते रहे, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिला। यार, इतनी देर हो गई इसे ढूंढते हुए, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि दिन के उजाले में आना सही रहेगा, ओम ने आकाश से कहा। तू सही कह रहा है, चल आज तू मेरे घर ही चल, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। कल सुबह जल्दी आएंगे यहाँ। आकाश ने ओम की बात मान ली और दोनों घर की ओर रवाना हो गए। आकाश ओम को अपने कमरे में ले गया। आकाश और ओम बेशक एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी ओम के मन में आकाश के लिए नाराजगी थी। दोनों एक भले काम के लिए साथ जरूर थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच पहले वाली बात नहीं थी। दोनों बिस्तर पर अगल बगल लेटे हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहे थे। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। ओम, तूने कभी अपने पापा के बारे में नहीं बताया? आकाश कमरे की खामोशी तोड़ता हुआ बोला। मैं बहुत छोटा था तभी वो मुझे छोड़कर चले गए थे। तब से मेरे दादाजी ने ही मुझे पाला है। स्कूल जाने तक मैं शारदा मठ में ही रहता था, फिर कॉलेज आने के बाद मैं हॉस्टल में रहने लगा। इस वजह से वहां आना जाना कम हो गया। मुझे तो अपने पापा की यादें भी याद नहीं है। पहले बहुत बुरा लगता था जब दूसरे बच्चे अपने पापा के बारे में बातें करते थे, लेकिन फिर मैंने मान लिया कि सच्चाई यही है कि मेरे पापा नहीं है। अब तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। ओम ने धीमी आवाज में कहा। ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तूने कहा कि छोड़कर चले गए थे, इसका क्या मतलब है? आकाश ने सवाल किया। पता नहीं, वो कहीं चले गए थे शायद, ओम ने अंदाजा लगाया। सोच, अगर वो जिंदा हो तो? आकाश ने ओम की तरफ देखा। पागल है क्या? जिंदा होते
तो इतने सालों तक कहाँ रहते, कभी तो घर लौटते। ओम चिल्लाया। यार मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से राज हैं जिनके बारे में हमें पता लगाना होगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस नक्षत्र यंत्र से बहुत से राज जुड़े हुए हैं। आकाश ने ओम को बताने की कोशिश की, लेकिन ओम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ओम बातें करते करते थक कर सो चुका था। आकाश ने एक नजर ओम को मुस्कुराते हुए देखा और खुद भी सो गया। अगली सुबह दोनों सोकर उठे और 7 बजे के करीब उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर दोनों की लड़ाई शुरू हुई थी। यार एक बात बता, तूने मुझे धक्का दिया तो मैं यहाँ गिरा था, लेकिन पीठ के बल गिरने पर वो कैसे यहाँ पर गिर सकता है? आकाश ने ओम से पूछा। चल हम सीन रिक्रिएट करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। ओम ने आकाश से कहा, मैंने तुझे ऐसे थप्पड़ मारा था और तू वहां जाकर गिरा था। ओम ने सचमुच में आकाश को थप्पड़ मारा। अब तू जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इतना भी कैरेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है, आकाश चिल्लाया, जिसे सुनकर ओम अपनी हंसी दबाने लगा। आकाश ने चिढ़कर ओम को एक मुक्का जड़ दिया। आकाश जमीन से उठा और दांत पीसते हुए ओम को मारने के लिए दौड़ा। देखो दोनों भैया कैसे बंदरों की तरह लड़ रहे हैं, कूड़े के ढेर के पास खड़े बच्चों में से एक ने कहा। आकाश और ओम ने पीछे मुड़कर देखा। कूड़ा चुगने आए बच्चे दोनों पर हंस रहे थे। ओम को अपने इस बचपने पर शर्म आने लगी, जबकि आकाश बच्चों पर चिल्लाया, चलो भागो यहाँ से, अपना काम करो। आकाश बच्चों पर चिल्लाया, अपना काम ही तो करने आए हैं, एक बच्चे ने कहा। कूड़े के ढेर पर? आकाश चौंका। हाँ, हम कूड़ा बीनते हैं, हमारे काम की चीज मिलती है तो बेच देते हैं, एक दूसरा बच्चा मासूमियत से बोला। इस बात पर आकाश थोड़ा दुखी हुआ। पता नहीं सुबह सुबह इतना कूड़ा कौन इकट्ठा कर देता है। आकाश बड़बड़ाया, यार क्या पता कि नक्षत्र यंत्र कूड़े के ढेर के आसपास गिरा हो। ओम ने आकाश से कहा, कूड़े के ढेर पर गिरा भी होगा तो अब तक तो हमारे हाथ नहीं आने वाला, अब तक तो वो कूड़े वाला ट्रक कल वाला कूड़ा ले गया होगा। आकाश निराश होकर बोला, क्या पता इन बच्चों को पता हो, जरा इनसे पूछ कर तो देखो। ओम ने आकाश से कहा, बच्चों तुम्हें कोई मोबाइल जैसी चीज मिली है यहाँ पर? आकाश ने वहां खड़े बच्चों से पूछा। अगर हमें मोबाइल मिला होता तो हम कौन सा आपको दे देते, एक बच्चे ने जवाब दिया, जिस पर बाकी बच्चे हंसने लगे। तुम लोग यहाँ रोजाना आते हो, मतलब सब? आकाश ने सवाल किया। हाँ, हमारा तो रोज का काम है, आज तो बल्कि थोड़ा लेट ही हो गए हैं, एक बच्चे ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन आज उमंग नहीं आया, कल अचानक बीमार पड़ गया था, एक छोटी बच्ची ने कहा। बीमार नहीं था, नाटक था उसका, सिर दर्द था लेकिन पेट पकड़ कर रो रहा था, मैंने उसे शाम को मोबाइल की दुकान पर देखा था, एक बच्चे ने जवाब दिया। मोबाइल की दुकान पर? कहाँ रहता है उमंग? ओम के दिमाग में अचानक कोई बात आई। चलना यार, किन चक्कर में पड़ गया है, इन्हें क्या पता होगा। आकाश ने ओम को टोका। यार मुझे शक हो रहा है, तुझे लगता है कि इन बच्चों के पास मोबाइल होगा? एक बार पूछने में क्या प्रॉब्लम है, ओम ने सुझाव दिया। तुम हमें उमंग के घर ले चलोगे, ओम ने बच्चों से सवाल किया। हाँ ठीक है, मैं ले चलती हूँ, ग्रुप में से एक बच्चे ने कहा। ओम और आकाश उस बच्चे के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी देर में आकाश और ओम उस बच्चे के साथ एक मलिन बस्ती में पहुंच गए। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, कहीं कूड़े का ढेर था तो कहीं पानी बह रहा था। बच्चे ने एक छोटे से घर के सामने जाकर आवाज दी, उल्लू ओ उल्लू, देख तुझसे मिलने दो भैया आए हैं। मैं नहीं आ रहा, तुझे 1000 बार बोला है कि नाम ठीक से लिया कर, अंदर से आवाज आई। अच्छा उमंग मेरे भाई, बाहर आ जा, देख तो सही कौन आया है। बच्चे के ठीक से नाम लेते ही उमंग अपने घर से बाहर निकल आया। हाँ क्या हुआ, आप दोनों कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता, उमंग ने आकाश और ओम को देखकर कहा। उमंग, कल तुम मोबाइल की दुकान पर थे? आकाश का सवाल सुनते ही उमंग बिना कोई जवाब दिए भागने लगा। उसके पीछे पीछे आकाश और ओम भी दौड़ पड़े। अरे सुनो तो सही उमंग, लड़के बात तो सुनो, आकाश दौड़ते दौड़ते चिल्लाया। मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे कूड़े के ढेर के पास वो मोबाइल मिला था, उमंग भागते भागते चिल्लाया। उमंग की बात सुनकर आकाश और ओम ने एक दूसरे को देखा। सुनो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम भाग क्यों रहे हो? हमें पता है कि तुमने चोरी नहीं की है, हमें बस ये बताओ कि अब वो मोबाइल कहाँ है, ओम ने चिल्लाकर कहा। आप लोग पुलिस नहीं है? अचानक उमंग रुक गया और आकाश और ओम से सवाल किया। नहीं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं अभी, जरा बात सुनो, इस तरह डरने से और मुसीबत में फंस जाओगे, आकाश ने उमंग को समझाते हुए कहा। आपको पहले बताना चाहिए था ना, मैं बेकार में इतना भागा, उमंग हाँफते हुए बोला। तुम बिना कुछ सुने भागने लगे तो हम कुछ कैसे बताएंगे? ओम और आकाश भी हाँफने लगे। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, वो मोबाइल तुम्हें कब और कहाँ मिला था? ओम ने सीधे सीधे पूछा। कल कूड़े के ढेर के पास मिला था, मुझे लगा कि मोबाइल है इसलिए मैंने जल्दी से अपनी जेब में रख लिया, लेकिन घर आया तो। बात पूरी करते करते उमंग चुप हो गया।
घर आया तो तुम चुप क्यों हो गए? बताओ क्या हुआ? आकाश हड़बड़ाकर पूछने लगा। मैंने गाने चलाने के इरादे से नीला बटन दबाया, उसके बाद कुछ अजीब हुआ, मरते मरते बचा मैं। उमंग ने खुलकर कुछ नहीं कहा। कैसे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ओम ने सवाल किया। उमंग डर से कांपने लगा। कल की घटना एक बार फिर से उसके सामने आ गई। डरो मत, खुलकर बताओ क्या हुआ था? आकाश ने उमंग की पीठ थपथपाते हुए कहा। आकाश और ओम के बहुत समझाने बुझाने पर उमंग ने लालच की घाटी की पूरी कहानी आकाश और ओम को बता दी। इस कहानी को सुनकर आकाश और ओम बहुत हैरान हुए। आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि तंशापुर के अलावा भी ऐसी कई दुनिया है जहां पर नक्षत्र यंत्र की मदद से जा सकते हैं। इंसानी लोमड़ी? मगर कैसे? ये कैसे हो सकता है? आकाश ने उमंग से सवाल किया। हाँ, वो बहुत डरावना था, मेरे पीछे मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा था, उमंग ने घबराते हुए बताया। वहां और भी आधे जानवर और आधे इंसान के रूप वाले लोग थे? आकाश ने फिर सवाल किया। नहीं, बाकी सभी लोग हमारे जैसे ही थे, बस वही अलग था। बहुत डरावना, उमंग ने बताया। अच्छा ये बताओ कि अब वो मोबाइल कहाँ है? ओम ने पूछा। उसे तो मैं पड़ोस में ही मोबाइल शॉप पर बेचने के लिए रखाया, उमंग ने डरते डरते बताया। क्या बेच दिया? बेवकूफ हो तुम, आकाश गुस्से से चिल्लाया। आकाश, खुद पर कंट्रोल रखो, बच्चा है वो, उसे नहीं पता कि वो क्या था, ओम ने आकाश को शांत कराया। तो फिर तुम्हें कितने पैसे मिले? और उसे दुकान वाले ने उस मोबाइल को देखकर क्या कहा? ओम ने बात जानने की कोशिश की। पता नहीं, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कल शाम को गया था तो उसने भीड़ का बहाना बनाकर मुझे भगा दिया। उसे भी समझ नहीं आया कि वो क्या है, कह रहा था कि खोलकर देखेगा कि पेजर है या कैलकुलेटर, उमंग ने बताया। हे भगवान, क्या मुसीबत है ये, आकाश चिल्ला पड़ा। तुम जल्दी से उस दुकान पर ले चलो, वो जरूरी चीज हमारी है, ओम ने हड़बड़ा कर कहा। उमंग ओम और आकाश को लेकर मोबाइल की दुकान पर चल पड़ा। वो देखो, वो रही दुकान, उमंग ने दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। आकाश इतनी तेजी से दुकान की तरफ भागा कि दुकान से निकल रहे एक आदमी से टकरा गया। भाई, इतनी क्या जल्दी है, ट्रेन छूट रही है, आदमी ने आकाश को घूरते हुए कहा। सॉरी सॉरी, आकाश ये कहते हुए जल्दी से दुकान में घुसा। उसके पीछे पीछे ओम और उमंग भी दौड़ते हुए पहुंचे। कल इस लड़के ने जो मोबाइल दिया था वो कहाँ है? आकाश ने उमंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अच्छा, वो मोबाइल, पता नहीं क्या कचरा लाया था, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला उसे देखने का। वो तो भला उस आदमी का जो 5,000 रुपए में खरीद कर ले गया, वो भी बिना चलाए, दुकानदार ने हंसते हुए बताया। ये ले अपने 50 रुपए, दुकानदार ने 50 का नोट उमंग की ओर बढ़ाया। कौन सा आदमी, किसे बेच दिया? आकाश गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारे आने के 1 सेकंड पहले ही तो निकला है, काली शर्ट में, दुकानदार बेपरवाही से बोला। दुकानदार की बात सुनकर आकाश और ओम दोनों बाहर दौड़ पड़े। अभी अभी जो आदमी टकराया था वही था वो, देखो मेरे हाथ का वो निशान फिर से चमकने लगा। आकाश ने अपना हाथ ओम को दिखाया, यानी नक्षत्र यंत्र काली शक्तियों के हाथ में जा चुका है।